तो रिकॉर्ड करके रखते हैं, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। ठीक है, आप सारे मॉड्यूल अगर लेके नहीं बैठे हो, दैट इज एब्सोल्युटली ओके, क्योंकि मॉड्यूल यहाँ पे आपके स्क्रीन पे है। तो पहला टॉपिक जो कवर कर रहा हूँ आज, इट इज टाइप्स ऑफ कंपनी, राइट, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स। लिमिटेड बाय शेयर्स हो गया है, लिमिटेड बाय गारंटी हो गया है, अनलिमिटेड कंपनी भी हो गया है। अभी नंबर ऑफ मेंबर्स, ये पोर्शन अपना बाकी है। ओके, इसमें नंबर ऑफ मेंबर्स में पहला वैरायटी आता है वन पर्सन कंपनी। अब वन पर्सन कंपनी का मतलब क्या होता है समझ के लेना, बहुत ही सिंपल है कि हम लोग ने ओसी में 11th और 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, सोल ट्रेडिंग कंसर्न करके एक चीज होती है, याद होगा आपको। जरूरत पड़ने पे अनम्यूट पे रखना, आई वुड रिकमेंड कि आप अनम्यूट पे रहे, दैट विल बी हेल्पफुल। वन पर्सन कंपनी इज नथिंग बट सोल ट्रेडर हु इज रजिस्टर्ड एज अ कंपनी। तो ये जो सोल ट्रेडर होता है, वो आदमी जो होता है, औरत जो होती है, वॉट एवर द इंडिविजुअल, they have to have certain qualifications from the perspective of citizenship and residency. तो सबसे पहले a one person company can be started only by a natural person. So one person company जो होती है, one person company जो होती है, ओपीसी, इसका जो प्रमोटर होता है, उसके क्या क्या वर्चूज होने चाहिए। सबसे पहले he has to be a natural person, फिर he has to be a citizen of India, इसके बाद सिटीजन ऑफ इंडिया के बाद ही हैज टू बी ईदर अ रेसिडेंट इन इंडिया। रेसिडेंट ये वर्ड का मीनिंग आप सीए इंटर में सीखोगे टैक्सेशन में, अभी सिर्फ मेमोराइज करना है। या फिर अगर वो रेसिडेंट नहीं हुआ, ही हैज टू ईदर बी रेसिडेंट इन इंडिया और ही हैज स्टेड इन इंडिया फॉर 120 days ड्यूरिंग immediately preceding फाइनेंशियल ईयर। इसका मतलब ये है कि सपोज आप इनकॉर्पोरेट कर रहे हो कंपनी, फॉर एग्जांपल 2022-23, तो अगर आप 2022-23 में इनकॉर्पोरेट कर रहे हो, तो आपका प्रमोटर हैज टू बी रेसिडेंट इन इंडिया, रेसिडेंट इन इंडिया ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। मतलब रेसिडेंट इन इंडिया इन 2021-22 और stayed in India for 120 days in 2021-22। इन दोनों में से कोई भी एक होना चाहिए। नेचुरल पर्सन होना चाहिए, मतलब आपकी मेरी तरह जीता जागता इंसान होना चाहिए, और सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। तो व्हाट इज इसेंशियल, यू हैव टू बी अ नेचुरल पर्सन, यू हैव टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, एंड यू हैव टू बी अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया और स्टेड इन इंडिया फॉर हाउ मेनी डेज, 120 days, नॉट लेस, मतलब फॉर नॉट लेस देन 120 days, ये इंपॉर्टेंट है, फॉर नॉट लेस देन 120 days। मतलब 120 days और मोर, नॉट लेस देन 120 days का मीनिंग होता है 120 days और मोर। बराबर है? एम आई क्लियर अबाउट दिस एवरीबॉडी? आ रही है बात समझ में? यस और नो, प्लीज गिव मी रिस्पॉन्स। यस सर। तो क्या क्या है वन पर्सन कंपनी के लिए? सबसे पहले कम ऑन बोलो, अनम्यूट करके बोलो, चलो फटाफट। क्या होना चाहिए? नेचुरल पर्सन, Natural person, citizen of citizen of India, India, Citizen of stayed India, in India, resident in stayed in India resident for in India, not less than 120 days in the preceding financial year। आई बात? financial. yes sir. दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट। अब मैं इसके स्क्रीनशॉट्स लेता हूं और आपको इसका पीडीएफ देता हूं, लेकिन ये सारी चीजें आपके पास में नोटबुक में भरी हुई होनी चाहिए। एम आई क्लियर अबाउट दिस? यस गाइस? Yes sir.
यस सर। 1 मिनट। इसके चार्ट्स नोटबुक में बनने चाहिए, पिछले वाले चार्ट्स भी शायद आपके नोटबुक में बने थे, बराबर है? लास्ट टाइम जो आप लाइव अटेंड किया था यहाँ पे, उसके चार्ट्स नोटबुक में होने चाहिए, करेक्ट? यस सर। ये अभी इसका कंटिन्यूएशन है। ये पहला वाला आ गया। अब आगे देखते हैं। अब समझ के चलिएगा कि कंपनी जो होती है, कंपनी को क्या होता है? परपेचुअल सक्सेशन होता है, बराबर है? कंपनी की क्वालिटी क्या है? परपेचुअल सक्सेशन। तो 1% कंपनी में मेंबर तो एक ही होता है, और अगर वो मर गया तो कंपनी बंद हो जाएगी, बराबर है? ये पॉइंट समझ में आ रहा है? तो यस सर। परपेचुअल सक्सेशन क्या हो जाएगा? खतरे में हो जाएगा। तो क्या होना चाहिए? 1% कंपनी के अंदर एक मेंबर होता है, लेकिन इस मेंबर के साथ एक और आदमी का क्या होना चाहिए? नॉमिनेशन होना चाहिए। तो ये कौन होता है? ही विल बी अदर पर्सन whose name is indicated in memorandum of association of OPC। ये अदर पर्सन का क्या होता है? इन इवेंट ऑफ डेथ ऑफ मेंबर क्या होगा? दिस अदर पर्सन will become member of OPC। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए ने ओपीसी फॉर्म की, तो मिस्टर ए कौन बन गया? मेंबर बन गया। लेकिन ओपीसी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मिस्टर ए नाम देता है मिस आरजू, और सपोज मिस्टर ए का कार एक्सीडेंट में डेथ हो जाती, तो ये जो ओपीसी है अब उसका मेंबर कौन बनेगा? आरजू बन जाएगी। आ रही है बात समझ में? यस और नो? पक्का? यस सर। वेरी सिंपल, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। भूमि, आरजू, आप लोग ध्यान दे रहे हो कि नहीं? Yes, sir. यस सर। इंश्योर की ध्यान दिया जा रहा है। अदर पर्सन हुज नेम इज इंडिकेटेड इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। एक काम करो, आप लोग कैमरा ऑन रखो ताकि मैं देख सकूं कि तुम लोग क्या कर रहे हो। कैमरा ऑन करो जिससे जिसको पॉसिबल है, चलो करो फटाफट। पीछे का बैकग्राउंड में आप लोग वो ये डाल सकते हो, एक वो वॉलपेपर आता है जूम में, वो डाल सकते हो। चलो करो, जल्दी करो, कम ऑन। भूमि, आरजू, हर्ष। सर मेरा पीसी पे कैमरा अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। ओके, नो प्रॉब्लम। आरजू तुम्हारा कर लो बेटा, करो चलो। आई नहीं तो आराम से लेक्चर चल रहा है, सो रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, मेक श्योर कि आप अटेंटिव हो। सबसे पहले क्या है? अदर पर्सन हुज नेम इज इंडिकेटेड इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ मेंबर दिस अदर पर्सन विल बिकम मेंबर ऑफ द ओपीसी। ये जो अदर पर्सन होता है, ये जो अदर पर्सन होता है, ही हैज राइट टू विड्रॉ कंसेंट। मतलब ये अपना नाम हटा सकता है। अगर ये हटा सकता है तो उसकी जगह पे फिर किसी और को आएगा, बराबर है? इफ द कंसेंट इज विड्रॉन, इफ द कंसेंट इज विड्रॉन, बराबर है? नोटिस टू बी गिवन टू आरओसी, notice to be given to ROC to change name of such other person। किसे देना होगा नोटिस? ROC को देना होगा। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए ने ओपीसी फॉर्म की, इसने अदर पर्सन में मिस आरजू को नॉमिनेट किया। मिस आरजू बोलती है मुझे नहीं रहना है, तो मिस आरजू को चेंज करके मिस्टर हर्ष को लेना है। तो ये जो चेंज करना होगा, इसके लिए क्या करना होगा? नोटिस देना होगा आरओसी को। समझ में आ रही है? और ये यस कभी हो सर। सकता है? एट एनी टाइम।
अदर पर्सन हैज राइट टू विड्रॉ कंसेंट एट एनी टाइम। इसकी कोई वजह नहीं होती, वो कर सकता है। आई बात समझ में? यस सर। Yes, sir. अब अदर पर्सन हुज नेम इज इंडिकेटेड इन द एमओए ऑफ ओपीसी, ये जो अदर पर्सन है ये क्या करेगा, ये प्रायर रिटर्न कंसेंट देगा इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, उस नेम इज इंडिकेटेड इन द ओपीसी। अब इसमें देखो क्या है, ओपीसी इज स्टार्टेड बाय 1 मेंबर, बराबर है। अब ओपीसी का जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होगा, इट विल इंडिकेट नेम ऑफ अदर पर्सन। ये अदर पर्सन क्या हो जाएगा, विल बिकम मेंबर इन द इवेंट ऑफ द डेथ और इनकैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। मतलब अगर ये पागल हो जाता है या फिर ये क्रिमिनल बन जाता है, ये जो 1 मेंबर होता है इसे हम क्या कहेंगे, सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। कंपनी के जितने सारे मेंबर्स होते हैं वो एमओए के सब्सक्राइबर्स होते हैं। एमओए क्या करेगा, इंडिकेट द नेम ऑफ अदर पर्सन करेगा, who will become member in event of death or incapacity to contract of original subscriber of MOA। ये जो अदर पर्सन होगा ये क्या करेगा, रिटर्न कंसेंट देगा इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। क्या करेगा, रिटर्न कंसेंट देगा इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म एंड फाइल रिटर्न कंसेंट विथ आरओसी, विथ आरओसी। ये जो फाइल रिटर्न कंसेंट होगा ये कैसे होगा, ये रिटर्न कंसेंट शैल बी फाइल्ड along with e memorandum of association and e articles of association। e मतलब सॉफ्ट कॉपी में, पीडीएफ फॉर्मेट, बराबर है। ये अदर पर्सन को क्या होगा, राइट टू विड्रॉ कंसेंट। अगर विड्रॉ कंसेंट उसने किया तो क्या होगा, अनदर पर्सन विल बी मेड, आप बोल सकते हो मेंबर, या अनदर पर्सन्स नेम विल बी एडेड, अनदर पर्सन्स नेम विल रिप्लेस सच पर्सन। ये रिप्लेसमेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये रिप्लेसमेंट करने के लिए नोटिस देना पड़ेगा आरओसी को। क्या करना पड़ेगा, नोटिस देना पड़ेगा आरओसी को। अगर ये चेंज होता है, अगर ये चेंज होता है, सच अ चेंज इज नॉट एन alteration of memorandum of association of OPC। Alteration of memorandum of association is a change that requires special permission and this change is not considered to be an alteration of OPC। आई बात समझ में? yes or no? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. समझ में आ रहा है? दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो इसमें अभी हम लोग ने क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ओपीसी, जरा प्लीज यहाँ पे ध्यान दीजिए। पहला पॉइंट, ओपीसी जो होता है उसका प्रमोटर क्या होना चाहिए, नेचुरल पर्सन होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, रेसिडेंट इन इंडिया होना चाहिए, या तो स्टेड इन इंडिया फॉर 120 डेज और मोर ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर होना चाहिए। ऐसा पर्सन क्या करेगा, एमओए के अंदर एक दूसरे पर्सन का नाम इंडिकेट करेगा।
जो मेंबर बनेगा, अगर ये ओरिजिनल सब्सक्राइबर की डेथ हो जाती है या वो इनकैपेसिटेट हो जाता है, ये अदर पर्सन अपना रिटर्न कंसेंट देगा किसी प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में। ये रिटर्न कंसेंट फाइल होगा आरओसी के साथ। इस रिटर्न कंसेंट के साथ साथ ई मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और ई आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी फाइल होंगे। इस अदर पर्सन को राइट टू विड्रॉ हिज कंसेंट होगा, और अगर वो अपना विड्रॉ करता है कंसेंट, तो उसकी जगह पे किसी और का नाम रिप्लेस किया जाएगा, और ये करने के लिए आरओसी को नोटिस दिया जाएगा। और ऐसा चेंज इज नॉट अ चेंज इन अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ ओपीसी। इज दिस मच क्लियर टू यू? Yes or no? Please tell me that. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. No person shall be eligible to incorporate more than one OPC or become a nominee in more than one such company. अब सपोज कीजिए मिस्टर ए और लिखा है, shall incorporate और become nominee. मिस्टर ए ने क्या किया? Incorporated an OPC. Mr. B is a nominee in an OPC. बराबर है? तो मिस्टर बी कैन नॉट बिकम nominee in another OPC, but Mr. B can incorporate another OPC. याद रखिए। और मिस्टर ए क्या कर सकता है? कैन नॉट इनकॉर्पोरेट अनदर ओपीसी, बट कैन बिकम अ नॉमिनी इन अनदर ओपीसी। देखिए, नो पर्सन शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट मोर देन वन ओपीसी। तो मिस्टर ए ने एक इनकॉर्पोरेट की, क्या वो एक और इनकॉर्पोरेट कर सकता है? नहीं। और लिखा है यहाँ पे, व्हाट इज द वर्ड? और। एंड नहीं लिखा है, और लिखा है। और का मतलब क्या होता है? आप ये कर सकते हो या ये कर सकते हो। तो ए नॉमिनी बन सकता है, लेकिन इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकता। नो माइनर शैल बिकम नॉमिनी और कैन इनकॉर्पोरेट। माइनर जो होता है, इनकॉर्पोरेट या नॉमिनी, दोनों नहीं बन सकता। नॉट अलाउड। क्लियर? Such a company cannot be incorporated or converted into a company under Section 8 of the Act. It can be converted into public or private company in certain cases. तो ओपीसी जो होती है, क्या ये प्राइवेट कंपनी बन सकती है? यस। ओपीसी जो होती है, क्या ये पब्लिक कंपनी बन सकती है? कैन इट बी कन्वर्टेड? यस। बट ओपीसी क्या कभी सेक्शन 8 कंपनी बन सकती है? नहीं बन सकती। एम आई क्लियर अबाउट दिस? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. समझ में आ रहा है? ओके। Yes. इसका स्क्रीनशॉट लेता हूं और इस पे जरा एक डिस्कशन करते हैं। क्यों? क्योंकि केस स्टडीज के क्वेश्चंस आने की बहुत स्ट्रॉन्ग चांस होता है, और इसकी प्रैक्टिस अच्छे से अपने को करनी चाहिए। जरा यहाँ पे ध्यान दें। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ फ्यू पीपल, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर डी, मिस्टर ई। incorporate OPC and become a nominee. इन्होंने ऑलरेडी एक इनकॉर्पोरेट कर लिए, बराबर है? इन्होंने ऑलरेडी एक इनकॉर्पोरेट कर लिए। तो कैन आई से दैट मिस्टर ए कैन इनकॉर्पोरेट ओनली वन ओपीसी? करेक्ट? Yes. करेक्ट। Yes. इधर मैं लिखता हूं ओपीसी 1। क्या ये ओपीसी 2 इनकॉर्पोरेट कर सकता है? नहीं कर No. सकता। No. बट ओपीसी नंबर 2 क्या मिस्टर बी इनकॉर्पोरेट कर सकता है? कर Yes. सकता है। Yes. ओपीसी नंबर 3 क्या मिस्टर बी इनकॉर्पोरेट कर सकता है? नहीं. नहीं इनकॉर्पोरेट। नहीं. बट मिस्टर सी
ओपीसी नंबर 3 इनकॉर्पोरेट कर सकता है? हाँ Yes. क्या मिस्टर सी ओपीसी नंबर 3 इनकॉर्पोरेट करके ओपीसी नंबर 2 में नॉमिनी बन सकता है? बन सकता है। हाँ बराबर है, बराबर है। ये गलत जगह पे लिख दिया मैंने, वो यहाँ पे लिखता हूँ। ओपीसी नंबर 2 में वो बन सकता है ना नॉमिनी? यस सर। हाँ। क्या वो ओपीसी नंबर 1 में नॉमिनी बन सकता है? नहीं। नहीं क्या वो ओपीसी नंबर 3 में नॉमिनी बन सकता है? नहीं। नहीं नहीं। मिस्टर डी क्या ओपीसी नंबर 1 में नॉमिनी बन सकता है? बन सकता है। हाँ। बराबर है। मिस्टर डी क्या ओपीसी नंबर 4 को इनकॉर्पोरेट कर सकता है? कर सकता है। मिस्टर डी ओपीसी नंबर 5 को इनकॉर्पोरेट कर सकता है? नहीं कर सकता। No. बराबर है। समझ में आ रहा है हर्ष? आप सुन रहे हो कि Yes, sir. ध्यान नहीं है? हर्ष, 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 अरे अंगूठा मत दिखा, अनम्यूट करके बात कर। हाँ सर हाँ। हाँ, अनम्यूट पे रख। अंगूठा दिखा के क्या फायदा? नहीं सर सॉरी। मिस्टर डी क्या ओपीसी नंबर 2 में नॉमिनी बन सकते हैं? नहीं। क्या ओपीसी नंबर 3 में नॉमिनी बन सकते हैं? नहीं। बराबर है। मिस्टर ई क्या ये ओपीसी नंबर 5 को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं? कर सकते हैं। बराबर है। मिस्टर ए कैन ही बिकम अ नॉमिनी इन ओपीसी नंबर 5? यस। यस कैन ही बिकम अ नॉमिनी इन ओपीसी 1, नो ओपीसी 2, ओपीसी 3 एंड ओपीसी 4? कैन ही बिकम? नो Mr. B, can he become a nominee in OPC number 2? He cannot. Why? OPC number 2 का नॉमिनी ऑलरेडी मिस्टर सी है, यहाँ पे देखो। बराबर है। कैन मिस्टर Yes, बी sir. बिकम इन ओपीसी नंबर 3? यस, ही कैन बिकम इन ओपीसी नंबर 3। बराबर है। बिकॉज Yes, ओपीसी sir. नंबर 3 में सी Yes. नहीं है, डी भी नहीं है। क्या ये ओपीसी नंबर 4 में बन सकता है? नहीं बन सकता। क्या ये ओपीसी नंबर 5 में बन सकता है? नहीं बन सकता है। बराबर है। यस और नो? Yes, बराबर sir. है। Yes. मिस्टर ई ओपीसी नंबर 4 में क्या ये नॉमिनी बन सकता है? क्या नॉमिनी बन सकता है? बन सकता है। यस पर क्या ये ओपीसी 1, ओपीसी 2, ओपीसी 3 और ओपीसी 5 में नॉमिनी बन सकता है? नहीं No. बन सकता। समझ में आ रहा है? यस सर। क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. 100%? ओके। जी सर। तो स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, काम में आएगा। अब यहाँ देखते हैं। अब ओपीसी कैन बी कन्वर्टेड। अभी चलो इसका एक चार्ट बना लेते हैं। ओपीसी कैन बी कन्वर्टेड to Section 8 company? Never. Can OPC be converted to private company? Yes, subject to conditions. बराबर है। Yes, sir. Can OPC be converted to public company? Yes, subject to conditions. सर ये कंडीशंस क्या है वो अपने को नहीं देखनी, बट हमें ये समझना है कि ओपीसी प्राइवेट कंपनी भी बन सकती है, पब्लिक कंपनी भी बन सकती है, पर सेक्शन 8 कंपनी कभी भी नहीं बन सकती। एम आई क्लियर अबाउट दिस? यस और नो? प्लीज टेल मी दैट। Yes, sir. यस सर। समझ में आ रहा है? समझा? पक्का? हाँ Yes, sir. ओके। ओपीसी क्या काम नहीं कर सकती? एनबीएफसी इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट। तो ओपीसी, ओपीसी फंक्शंस या ऑपरेशंस, क्या ओपीसी एनबीएफसी बन सकती है? नो। क्या ओपीसी इन्वेस्टमेंट कंपनी बन सकती है? इन्वेस्ट इन सिक्योरिटीज ऑफ अदर इन्वेस्ट
including investment in securities of any body corporate. Investment company to invest in securities of other body corporate, मतलब other companies. क्या ये कर सकती है? You tell me. कर सकती है क्या? No. नहीं कर सकती. क्या ओपीसी चैरिटेबल काम कर सकती है? Yes. नहीं कर सकती, क्योंकि ओबीसी कभी भी सेक्शन 8 कंपनी नहीं बन सकती. ऑल अदर्स आर अलाउड. ऑल अदर्स आर अलाउड. यस और नो? यस और नो? Yes, sir. Yes. समझ में आ रहा है? ओके. Hmm. ओपीसी का जो मेंबर होता है वही उसका डायरेक्टर होता है. ओपीसी का जो मेंबर होता है वही उसका डायरेक्टर होता है. ही कैन बी. ओपीसी का जो मेंबर होता है कैन बिकम डायरेक्टर इन द ओपीसी. इतना समझ में आ रहा है? यस और नो मुझे बताइए. यस. Yes, sir. Yes, का sir. जो मेंबर होता है वो उसी ओपीसी के अंदर क्या बन सकता है? डायरेक्टर बन सकता है. एम आई क्लियर अबाउट दिस? 100%. Promoter and director Yes, are sir. the same in OPC, right? They can be. They are allowed to be. Okay. There is no restriction. There is no restriction. बराबर है? But in private companies, promoters cannot become directors. समझ में आ रहा है? Yes, sir. So let us revise OPC quickly. OPC का जो प्रमोटर होता है वो क्या होना चाहिए? नेचुरल पर्सन. क्या होना चाहिए? सिटीजन. Natural person, क्या होना citizen चाहिए? of India. Resident in India. या फिर स्टेड इन इंडिया फॉर 120 days और मोर ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर. क्लियर है? नेक्स्ट. ओपीसी का जो मेंबर होता है वो होता है सब्सक्राइबर टू इट्स एमओए. एमओए में क्या होना चाहिए? एक दूसरे आदमी का नाम. हु विल बिकम मेंबर इन द इवेंट ऑफ डेथ और इन कैपेसिटी ऑफ द ओरिजिनल सब्सक्राइबर, मतलब प्रमोटर. ये अदर पर्सन अपना क्या देगा? रिटर्न कंसेंट इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म देगा. किसे देगा? फॉर फाइलिंग विद आरओसी देगा. किसके साथ ROC. देगा? अलोंग विद ईएमओए एंड ईएओए. ये अदर पर्सन अपनी कंसेंट विड्रॉ कर सकता है और सच अदर पर्सन का नाम फिर रिप्लेस किया जाएगा किसी दूसरे व्यक्ति से. ये करने के लिए नोटिस दिया जाएगा आरओसी को. सच ए चेंज इज नॉट कंसिडर्ड टू बी ऑल्टरेशन ऑफ एमओए. बराबर है? एक आदमी ओपीसी इनकॉर्पोरेट कर सकता है या नॉमिनी बन सकता है. बराबर है? Yes, sir. ओपीसी कन्वर्ट हो सकती है सेक्शन 8 में? नहीं. ओपीसी प्राइवेट बन सकती है? हाँ, सब्जेक्ट टू कंडीशन. ओपीसी Yes. पब्लिक बन सकती है? सब्जेक्ट टू कंडीशन. ओपीसी क्या काम कभी भी नहीं कर सकती? एनबीएफसी एंड इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज ऑफ अदर बॉडी कॉर्पोरेट्स और चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स. ओपीसी का जो मेंबर होता है, मतलब जो प्रमोटर होता है, क्या वो डायरेक्टर बन सकता है? बन सकता है. क्लियर है? Yes, यस sir. गाइस? Yes, sir. क्लियर है? Yes. ओपीसी के मेन फीचर्स क्या है? ओपीसी वन मेंबर कंपनी होती है, अपने नेचर में प्राइवेट होती है. वो एनकरेज करती है एंटरप्रेन्योरशिप और कॉर्पोराइजेशन ऑफ बिजनेस. उसके प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स काफी सिंपल होते हैं क्योंकि उसको काफी सारी चीजों में एग्जेम्पशन होता है. वो अपने आप में एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है जिसकी वजह से उसे लिमिटेड लायबिलिटी होती है और उसे परपेचुअल सक्सेशन भी होता है. क्या होता है? परपेचुअल सक्सेशन भी होता है. एम आई क्लियर अबाउट दिस? व्हाट वाज दिस? Yes, sir. इंपॉर्टेंट है. इंपॉर्टेंट है. अभी मत लिखिएगा, इसका पीडीएफ बना के दे दूंगा, तब शांति से बाद में आप लिख सकते हो. नेक्स्ट इज व्हाट? प्राइवेट कंपनी. प्राइवेट कंपनी का मतलब क्या? अब प्राइवेट कंपनी का मतलब वो होता है जिसका एक मिनिमम शेयर कैपिटल होता है लेकिन वो अपने ट्रांसफर ऑफ शेयर्स रिस्ट्रिक्ट करती है. फॉर एग्जांपल, एक कंपनी है, इसके शेयर्स को ट्रांसफर करना है. ओरिजिनल शेयर होल्डर मान के चलते हैं आरजू है. तो ये अगर इसे ट्रांसफर करना है तो इस पे रिस्ट्रिक्शंस अगर हुए तो ये किस किस्म की कंपनी हुई? प्राइवेट कंपनी. आरजू, देयर आर नो रिस्ट्रिक्शंस, किसी को भी ट्रांसफर कर सकती है. तो ये क्या बनी? पब्लिक. Public company. अगर ये पब्लिक कंपनी ट्रेड्स on a listed or a registered exchange, on a
रजिस्टर्ड एक्सचेंज, एग्जाम्पल नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, तो ये क्या बन गई? लिस्टेड बन गई। अगर डज नॉट ट्रेड, ऑन अ रजिस्टर्ड एक्सचेंज, तो ये क्या बन गई? Unlimited. अनलिस्टेड। Unlisted. अनलिस्टेड, बराबर है। प्राइवेट Yes, sir. कंपनी हैविंग अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, मिनिमम पेड अप कैपिटल होता है, ओपीसी में नहीं होता, याद रखिए इस बात को। ओपीसी में मिनिमम पेड अप कैपिटल नहीं होता, वो पॉइंट यहाँ पे ऐड कर देते। ओपीसी में देर इज नो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट। आप 100 रुपए की कैपिटल पे भी कंपनी चालू कर सकते हो टेक्निकली, और प्राइवेट कंपनी में क्या होता है? मिनिमम कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, इस बात को याद में रखिएगा। क्या होता है? मिनिमम कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। आई बात समझ में? मिनिमम कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट, रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर होते हैं, और इसके मेंबर्स आर लिमिटेड टू 200 मेंबर्स। मिनिमम होते हैं 2 और मैक्सिमम होते हैं Maximum 200. 200 होते हैं। आई बात समझ में? अब Yes, sir. इसका स्क्रीनशॉट लेना बाकी है, इसके स्क्रीनशॉट नहीं लेते, इसका जरूरत नहीं है स्क्रीनशॉट का, मैं नहीं मानता ये इंपॉर्टेंट। अब देखो, प्राइवेट कंपनी क्या होती है? प्राइवेट कंपनी के पास एक प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल होता है। नेक्स्ट, इस पे रिस्ट्रिक्शन होता है, राइट ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। इसके मिनिमम मेंबर्स कितने होते हैं? 2, 2. और मैक्सिमम मेंबर्स कितने होते हैं? 200. 200। Where 2 or more persons hold 1 or more share, they are treated as a single member. Suppose Mr. A plus Mrs. A hold 1 share, तो Mr. A और Mrs. A are considered as 1 member. 1 member. आई बात समझ में? अगर Yes, sir. Mr. A holds 1 share और Mrs. A holds 1 share, they are considered to be separate members. Are we clear about it? Yes, sir. Yes. जो लोग कंपनी के एम्प्लॉयमेंट में है, who are, they will not be included in number of members. जो कंपनी के एम्प्लॉयमेंट में थे, were members of the company while in that employment and have continued to be members after the employment has ceased, ये भी क्या होंगे? ये भी नंबर ऑफ मेंबर्स में इंक्लूडेड नहीं होंगे। नहीं होंगे। इसके एक चार्ट बना के देता हूं, पर क्या ये चार्ट सबके समझ में आया है? प्राइवेट कंपनी का, Yes, sir. Yes, sir. प्राइवेट कंपनी का क्या होता है? एक प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल होता है, उसमें रिस्ट्रिक्शन होती है फॉर ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। उसके मिनिमम मेंबर्स कितने होते हैं? 2। मैक्सिमम मेंबर्स कितने होते हैं? 200। अगर मिस्टर ए और मिसेज ए दोनों मिलके एक शेयर होल्ड करते हैं तो वो क्या कहलाएंगे? एक मेंबर कहलाएंगे। 1 member. अगर मिस्टर ए के पास एक शेयर है और मिसेज ए के साथ पास एक शेयर है, तो दोनों मिलके क्या कहलाएंगे? Separate members. मेंबर्स कहलाएंगे। एम आई क्लियर अबाउट दिस? यस और नो? प्लीज टेल मी दैट। Yes, sir. Yes, sir. अब सपोज करो, अब सपोज करो
एक प्राइवेट कंपनी है और एक पर्सन इज एन एम्प्लॉय प्लस होल्ड्स अ शेयर, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा पर्सन इन एम्प्लॉयमेंट करंटली। यस और नो, प्लीज टेल मी दैट। वो एम्प्लॉयमेंट में है और शेयर भी है उसके पास, तो वो क्या कहलाएगा? यस और नो, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा Person in employment currently. currently। क्या ऐसा पर्सन मेंबर हो सकता है? क्या ऐसा पर्सन मेंबर हो सकता है? No. Member of the company. कैन नॉट बी काउंटेड। नेक्स्ट, पर्सन फॉर्मरली एन एम्प्लॉय, पर फिर भी ही होल्ड्स अ शेयर, ऐसा पर्सन भी नहीं. कैन नॉट बी काउंटेड एज अ मेंबर। क्लियर? ऐसा पर्सन भी कैन नॉट बी काउंटेड एज अ मेंबर। बराबर है? Yes, sir. अच्छा, ठीक है। ऐसा पर्सन भी मेंबर हो सकता है, नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। बराबर है? तो ये प्राइवेट कंपनी हु कैन नॉट बी काउंटेड एज member, these people cannot be counted as member। clear है? 100%। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. गुड। अब आगे देखते हैं। हाँ? आगे क्या बोलता है अपना बुक? आगे बोलता है एंड इट प्रोहिबिट्स इनविटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी। पब्लिक के पास नहीं जा सकते। नो मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायरमेंट, प्रिस्क्राइब्ड हो सकती है। बराबर है? हैविंग अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल, बट देयर इज नो मिनिमम रिक्वायरमेंट। नंबर ऑफ मिनिमम टू मैक्सिमम, ये राइट टू ट्रांसफर रिस्ट्रिक्टेड, प्रोहिबिशन ऑन इन्विटेशन, स्मॉल कंपनी इज प्राइवेट कंपनी, ओपीसी कैन बी फाउंड ओनली एज अ प्राइवेट कंपनी। बराबर है? ये क्या हो गया? प्राइवेट कंपनी। तो प्राइवेट कंपनी अपना इतने में खत्म हो गया कि एंड प्राइवेट कंपनी का नेक्स्ट पॉइंट क्या है? यू कैन नॉट इनवाइट मेंबर्स ऑफ द पब्लिक टू सब्सक्राइब टू द शेयर्स। कैन नॉट इनवाइट members of public to subscribe to the shares। am I clear about this? Yes, sir. 100% Yes, sir. sure? okay, Yes, sir. अब आगे देखो। स्मॉल कंपनी हम लोग लाइव करेंगे। स्मॉल कंपनी में कुछ क्लैरिफिकेशंस मुझे चाहिए, उतना एक छोटा सा पार्ट पेंडिंग रह जाएगा। पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी नहीं होती। मिनिमम कैपिटल as may be prescribed, shares are freely transferable। a company which is a subsidiary of a company which is not a private company shall be a deemed public company even where such subsidiary continues to be private company in its article। सर इसका मतलब क्या है? जरा यहाँ पे देखिए, जरा यहाँ पे देखिए। रिलायंस इंडिया लिमिटेड ये एक लिस्टेड पब्लिक कंपनी है, करेक्ट? आर यू विथ मी ऑन दैट? ओके। Yes. इसकी सब्सिडरी कंपनी है जियो प्राइवेट लिमिटेड। बट क्या ये सब्सिडरी एक लिस्टेड कंपनी की सब्सिडरी है? एक पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है? यस और नो? Yes. इट इज अ सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी। इट विल बी अ डीम्ड पब्लिक कंपनी। Public क्या रहेगी? company. Deemed public company. इट विल बी अ डीम्ड पब्लिक कंपनी। जियो प्राइवेट लिमिटेड है, ये एज पर इट्स
मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स, ये क्या है? प्राइवेट कंपनी है। Private company. क्या है? सब्सिडरी ऑफ पब्लिक है, तो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगी? Deemed public company. कंपनी बन जाएगी। Am I clear about this? Yes, sir. 100%. Yes, sir. पब्लिक कंपनी में there is no restriction on transfer of shares. Transfer of shares. There is no restriction on transfer of shares. Am I clear about this? Yes or no? Yes. Yes. What is the minimum number of members? 2. 7. Public में Oh, sorry. 7. Don't say sorry. Minimum is how many? 7. 7. Maximum unlimited. ये किसकी बात चल रही है? Public company. पब्लिक किसकी बात चल रही है? पब्लिक कंपनी। Public company. Minimum 2, maximum unlimited. Subsidiary of a public company is deemed to be a public company. आई बात समझ में? अभी ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल किस किस्म की कंपनीज होती है वो मैं आपको समझाता हूँ, लेकिन उसके पहले क्या कंप्लीट किया हमने? पब्लिक कंपनी कंप्लीट किया। पब्लिक कंपनी में क्या क्या आपने सीखा कि पब्लिक कंपनी की जो सब्सिडरी होती है वो क्या होती है? डीम पब्लिक कंपनी होती है। पब्लिक कंपनी में रिस्ट्रिक्शन और ट्रांसफर ऑफ शेयर्स नहीं होता। पब्लिक नहीं कंपनी होते. मेंबर्स कितने होते हैं? 7। मैक्सिमम कितने होते हैं? Unlimited. अनलिमिटेड होते हैं। क्लियर हो गई बात? यस सर। अब कंट्रोल की बात करते हैं। देखिए, कंट्रोल का मतलब क्या होता है ना? एबिलिटी टू डायरेक्ट द रिलेवेंट एक्टिविटीज ऑफ अ कंपनी कहलाता है। कंट्रोल का मतलब क्या होता है समझिए। एबिलिटी टू डायरेक्ट द रिलेवेंट एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी। ये एबिलिटी ना, इसको डिस्कस करता हूं, पर ये आती है दो चीजों से। ये आती है इफ मोर देन 50% of the voting power is held, or if majority of the composition of the board of directors is controlled। ये चीजें याद रखना बहुत जरूरी है। अगर ये लैंग्वेज नहीं भी होगी आपके मॉड्यूल में तो भी आप ये पॉइंट्स को मैंने जैसे दिया वैसे आप इसे मेमोराइज करेंगे, क्योंकि दिस इज द मोस्ट प्रोफेशनल डेफिनेशन ऑफ दिस। अभी मुझे बताइए, सपोज एक कंपनी है एपेक्स एकेडमिक्स प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है? और इसके पास ना एक दूसरे और दो कंपनीज और है, एपेक्स सीए कोचिंग प्राइवेट लिमिटेड, जहां पे सिर्फ सीए की कोचिंग होती है। किसकी कोचिंग होती है? सीए की कोचिंग होती है। और दूसरा है एपेक्स फिनकॉन प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ पे क्या होता है? फाइनेंशियल कंसल्टिंग भी होती है और अदर फाइनेंस कोर्सेज भी पढ़ाए जाते हैं। ओके गाइस, यहाँ पे क्या होता है? अदर फाइनेंस कोर्सेज भी पढ़ाए जाते हैं और फाइनेंशियल कंसल्टिंग भी होती है। ये जो कंपनी है एपेक्स सीए कोचिंग प्राइवेट लिमिटेड, इसका 60% शेयर कैपिटल किसके पास है? एपेक्स एकेडमिक्स प्राइवेट लिमिटेड के पास है। तो अगर कोई फैसला लेना हुआ तो मेजॉरिटी शेयर होल्ड शेयर्स किसके हाथ में होंगे? एपेक्स एकेडमिक्स प्राइवेट लिमिटेड के हाथ में, बराबर है। तो ये कंपनी वही कर सकती है जो कौन चाहेगा? एपेक्स एकेडमिक्स। तो इसे वो क्या करता है? कंट्रोल करता है। इसके केस में ना 5 डायरेक्टर है और 5 में से 3 आर अपॉइंटेड बाय एपेक्स एकेडमिक्स। डायरेक्टर कंपनी चलाते हैं, यस और नो? यस और नो? यस सर। Yes. तो अगर 5 में से 3 डायरेक्टर एपेक्स एकेडमिक्स की सुन रहे हैं तो ये कंपनी चला कौन रहा है एक्चुअल में? एपेक्स एकेडमिक्स ही चला रहा है। Academics. तो ये भी क्या बन गया?
कंट्रोल, Control. ये भी क्या बन गया, कंट्रोल बन गया। आई बात समझ में? जहां पर भी कंट्रोल होता है वहां पर होल्डिंग और सब्सिडरी रिलेशनशिप होता है। कंट्रोल जहां होता है वहां पे क्या होता है, होल्डिंग और सब्सिडरी रिलेशनशिप होता है, याद रखिए। जहां पर कंट्रोल होता है वहां पे क्या होता है, होल्डिंग एंड सब्सिडरी रिलेशनशिप होता है। कंट्रोल कभी आता है, मोर देन 1/2 ऑफ वोटिंग पावर। इसको लिखने का दूसरा तरीका, मोर देन 50% ऑफ कैपिटल। 1 शेयर इज 1 वोट, 1 शेयर इज 1 वोट। अंडरस्टूड? यस और नो? यस Yes, सर। sir. या फिर कंट्रोल कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बीओडी मतलब क्या? बीओडी मतलब क्या? Board of Directors. जब कंट्रोल नहीं होता तब क्या होता है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है। क्या होता है? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मतलब 20% से ज्यादा और 50% से कम, अप टू 50%। ये क्या होता है? देर इज नो कंट्रोल बट सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है। क्या होता है? Significant influence. इस रिलेशनशिप को बोलते हैं एसोसिएट कंपनी। क्या बोलते हैं इसे? एसोसिएट कंपनी। और अगर होल्डिंग लेस देन 20% हुई तो इट इज मियरली एन इन्वेस्टमेंट। क्या है? Merely an investment. नो Investment. रिलेशनशिप। क्या है? नो No रिलेशनशिप। relationship. आ रहा है? Yes, sir. क्लियर गाइस? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ऑन द बेसिस ऑफ योर कंट्रोल। अब ये आप हम मॉड्यूल में देखोगे, ये जो कॉन्सेप्ट अभी मैंने समझाया। होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंट्रोल्स द कॉम्पोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मॉड्यूल में हाईलाइट करते चले जाइए, कंट्रोल्स द कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर मोर देन 1/2 ऑफ द वोटिंग पावर इधर टुगेदर और विथ वन और मोर ऑफ इट्स सब्सिडरीज। बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, वन और मोर ऑफ इट्स सब्सिडरीज। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, कंपनी ए holds 80% in company B and company B holds 100% in company C. Therefore, company A indirectly controls 80% of company C. 80% कैसे आया? C का 100% किसके हाथ में है? B के हाथ में। और B का 80% किसके हाथ में है? A के हाथ में। मतलब C के 100% का 80%, C के 100% का 80% किसके हाथ में है? बताइए। एक ही हाथ में। Company A. क्या ये पॉइंट क्लियर है? Yes, यस sir. सर। समझ में आया? Yes, sir. अब आगे देखो, कंपनी ए हैज 90% इन कंपनी बी एंड कंपनी बी हैज 60% इन कंपनी सी। तो ये केस में कंपनी ए के पास इनडायरेक्टली कितना है बताओ? 54%। कैसे आया? इस 60% का 90% किसके हाथ में है? कंपनी ए के हाथ में। आई बात समझ में? यस और नो? Yes, sir. भूमि समझ रहा है? यस सर। आरजू, Yes, sir. हर्ष, Yes, sir. राहिला, Yes, sir. ये एक तरीका हुआ। अब देखना दूसरा तरीका।
कंपनी ए है, इसके दो सब्सिडरीज, कंपनी बी जिसका वो 90% ओन करता है और कंपनी सी जिसका वो 100% ओन करता है। कंपनी बी ओन करता है 60%, होल्ड ऑन, कंपनी बी सपोज होल्ड करता है 50% इन कंपनी डी और कंपनी सी होल्ड करता है लेट अस से 25% इन कंपनी डी। तो कंपनी ए वाया कंपनी बी कितना होल्ड करता है कंपनी डी के अंदर? 45। 50% का 90% विच इज 45%। और कंपनी बी वाया कंपनी सी कंपनी डी में कितना होल्ड करता है? 20%। 25% का 25%. 100% विच इज हाउ मच? सो टोटल कितना होल्ड करता है कंपनी डी के अंदर? कंपनी ए 70% होल्ड करता है। आई बात समझ में? तो क्या कंपनी डी कंपनी ए Yes, का sir. सब्सिडरी बन गया? यस। Yes, sir. एम आई क्लियर अबाउट दिस? समझ में आ रहा है Yes, कि sir. नहीं? Yes, sir. Provided that such class or classes of holding may or as may be prescribed shall not have layers of subsidiary beyond such numbers as may be prescribed। या फाइनल में सीखेंगे, इंटर में भी नहीं है। लेयर्स मतलब एक के थ्रू एक के थ्रू एक के थ्रू एक कंपनी को होल्ड करना। A company shall be deemed to be a subsidiary even if control referred to this is of another subsidiary company of the holding company। इसका मतलब क्या हो? अब यहाँ पे देखो, कंपनी ए है, ये 90% होल्ड करती है कंपनी बी में और कंपनी बी 60% होल्ड करती है कंपनी सी में। सो कैन आई से दैट कंपनी सी 60% is held by company B? Yes or no? Yes or no? Yes, sir. कंपनी बी का होल्डिंग कौन है? A. Shall be deemed to be a subsidiary company of the holding even if control is of another subsidiary company of the holding company। ये कौन है? Another subsidiary of holding। कंट्रोल किसका है? अनदर सब्सिडरी का, बी का है। A company shall be deemed to be a subsidiary company of the holding, ये कौन है? ए। तो कंपनी सी क्या बन गई? कंपनी ए की क्या बन गई? सब्सिडरी बन गई कि Subsidiary. नहीं? Yes, sir. आ रही बात समझ में? Yes, Therefore, sir. कंपनी सी ऑटोमेटिकली becomes a subsidiary of company A। Yes or no? Tell me that. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir। Yes. अब इसमें डीम्ड पब्लिक कंपनी का एंगल लेके आता हूँ, यहाँ पे देखना। अब इसमें डीम्ड पब्लिक कंपनी का एंगल लेके आता हूँ। सपोज करो ए पब्लिक लिमिटेड या ए लिमिटेड जैसा हम बोलते, ये कौन सी कंपनी है? पब्लिक कंपनी है। इसके पास 90% है बी प्राइवेट लिमिटेड का। हो सकता है? हो सकता है। बी प्राइवेट लिमिटेड के पास 60% है किसका? सी प्राइवेट लिमिटेड C का। Private Limited. कैन आई से दैट कंपनी सी प्राइवेट लिमिटेड is a subsidiary of A limited? Yes or no? Limited. Yes, sir. इसके आगे कैन आई से दैट कंपनी सी and company B are both private companies who are subsidiaries of a public company। Public company. therefore company C and company B क्या बन गई? Deemed public company. Deemed public company.
डीम्ड पब्लिक कंपनी बन गई ना? यस और नो? Yes. आया Yes, समझ sir. में? ये ऐसी केस हाँ. स्टडी पूछ पूछ के इंस्टीट्यूट तुम्हें परेशान कर सकता है। इंस्टीट्यूट ने नहीं किया तो मैं करूंगा, क्योंकि वो रिस्क में ले नहीं सकता। बराबर है? अब आगे Yes, sir. देखो। Yes, sir. ए विल बी सब्सिडरी, आप खुद पढ़ सकते हो। स्टेटस ऑफ प्राइवेट कंपनी विच इज सब्सिडरी to a public company. In view of this, a private company which is subsidiary of public company shall be deemed to be a public company, even when such subsidiary company continues to be private. ये अपने को आता है। एसोसिएट कंपनी, एसोसिएट कंपनी मतलब क्या? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, मतलब कितना? एटलीस्ट 20%। हमने किया था ना, एटलीस्ट 20% ऑफ Yes, sir. वॉट एक्स Yes, इज sir. ग्रेटर देन 20 बट लेस देन 50। जॉइंट वेंचर मतलब क्या? जॉइंट अरेंजमेंट में दे हैव जॉइंट कंट्रोल ऑफ द नेट एसेट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी। ये क्या कहलाता है? ये जॉइंट वेंचर कहलाता है। जॉइंट वेंचर क्या होता है? जॉइंट अरेंजमेंट। फॉर एग्जांपल, HPCL और कोलाज एसए साथ में आए और इन्होंने एक कंपनी बनाई हिनकोल। ये रियल है, ये रियल है। इसका इंडेक्स इंप्लीमेंटेशन मैंने मेरे टेन्योर में किया था हिनकोल का। यू कैन गूगल इट, दिस एग्जिस्ट्स एज अ कंपनी। अब इस कंपनी के एसेट्स आर जॉइंटली कंट्रोल्ड बाय बोथ HPCL एंड कोलाज एसए। तो ये क्या बन गई? जेवी कंपनी ऑफ हुम? ऑफ HPCL एंड कोलाज एसए। समझ में आ रहा है? Yes, sir. समझा? हैव राइट्स टू द नेट एसेट्स ऑफ द अरेंजमेंट। जॉइंट कंट्रोल क्या होता है? एसेट्स आर जॉइंटली कंट्रोल्ड बाय बोथ। तो ये क्या बन जाता है? जेवी। क्या बन जाता है ये? जेवी मतलब Joint venture. joint venture. We have successfully completed associate, holding, subsidiary and JV. बराबर है? आगे on the Yes, basis of sir. access, listed मतलब listed on a recognized stock exchange। अभी मैंने सिखाया था। अनलिस्टेड मीन्स अदर देन अ लिस्टेड कंपनी। समझ में आ रहा है? That's it. That's all that listed and unlisted are. Other type of companies, government company, 51% of the paid up share capital is held by either by the central government or by the state government or partly by the central government and partly by one or more state government। चलो देखते हैं। Let us look at it. कंपनी ए है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसका 100% ओन करती है, तो क्या ये बन जाएगी गवर्नमेंट कंपनी? यस, बराबर है। Yes, कंपनी sir. बी है, इसका 20% सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है और इसका 40% किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट के पास है। और बाकी का 40% किसके पास है? पब्लिक के पास है। तो गवर्नमेंट कंट्रोल में कितना है इसके? 20 प्लस 40 60. विच इज हाउ मच? 60। तो क्या ये गवर्नमेंट कंपनी बन जाती है? Yes, sir. यस। कंपनी सी है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 15%, स्टेट गवर्नमेंट के पास 15% और 70% रिलायंस इंडिया लिमिटेड के पास। तो ये गवर्नमेंट कंपनी है? नो। No. ये नहीं। क्या है? ये रिलायंस इंडिया लिमिटेड की सब्सिडरी है। यस और नो? Yes, sir. Yes, और sir. रिलायंस इंडिया लिमिटेड क्या है? Public Public company. company है। तो कंपनी सी क्या बन गई? Deemed public company. डीम्ड पब्लिक कंपनी बन जाती है। यस और नो? प्लीज टेल मी दैट। Yes, sir. Yes, sir. समझ में आ रहा है बराबर से? हाँ। Yes, sir. हाँ, sir. पक्का? राइला, राइला समझ रही हो? Yes, sir.
यस सर। हर्ष समझ रहा है बाबू? हर्ष, अरे हर्ष, हर्ष, हर्ष रिस्पॉन्स क्यों नहीं दे रहा है? आरजू, भूमि, यस सर। Yes, sir. कोमल, Yes, sir. at least 51 is held by this or everybody together. Foreign company. फॉरेन कंपनी का मतलब क्या? इट इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, मतलब इंडियन आरओसी के पास नहीं है. इट हैज प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, इधर बाय इटसेल्फ और थ्रू एन एजेंट, फिजिकली और थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक मोड. तो फॉरेन कंपनी क्या होती है? सबसे पहले ये क्या होती है? इनकॉर्पोरेटेड Outside the India. आउटसाइड इंडिया. फिर इसके पास क्या होता है? प्लेस ऑफ बिजनेस, मतलब खुद की ऑफिस इन इंडिया. कैसे? बाय इटसेल्फ और Agent. वाया एजेंट. बराबर है. और ये जो करता है, इट हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस बाय इटसेल्फ. इट कैन बी बाय इटसेल्फ फिजिकली या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड, मतलब ऑनलाइन ऑफिस. आज जो हम लोग कर रहे हैं, आप लोग मेरी ऑफिस में ही बैठे हो ना, लेकिन ऑनलाइन मोड पे बैठे हो ना. आ रही है बात समझ में? यस सर। Yes, sir. प्लेस ऑफ बिजनेस है एंड, ये दोनों, ये सबके बीच में एंड है. एंड इट कंडक्ट्स business in India, and it conducts business in India in any manner. In any manner. ये कुछ भी करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है, सप्लाई करती है, होलसेल करती है, कुछ भी करती है, पर करती है. क्या करती है? पर करती है. Am I clear about this? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. ये यस क्या Yes, बन sir. गया? यस सर। फॉरेन कंपनी. क्या बन गया? फॉरेन कंपनी. Foreign company. अब फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी विद चैरिटेबल ऑब्जेक्ट, सेक्शन 8, इसे इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे. Section 8 deals with the companies which are formed to promote charitable objects of what? Commerce, arts, science, sport, education, research, social welfare, वगैरह वगैरह. It applies its profit only in promoting these objects and it prohibits the payment of dividend to its members. तो सबसे पहले Section 8 कंपनी क्यों बनती है? It is incorporated to promote charitable objects of what? Commerce, art, साइंस. ये इजी है याद रखने के लिए. 10th के बाद क्या करोगे? साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स. बराबर है. फिर स्पोर्ट्स, फिर एजुकेशन, फिर लिखने का रिलीजन. बराबर है. फिर लिखने का एनवायरनमेंट. क्या लिखने का? एनवायरनमेंट. Environment. Environment. क्या याद रखने का? रिसर्च याद रखने का. बराबर है. और क्या याद रखने का? सोशल वेलफेयर. Welfare. दैट्स इट. इसके आगे कुछ नहीं याद रखने का. बराबर है. प्रमोट चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स ऑफ दिस. बराबर है. नेक्स्ट, Yes, प्रमोट sir. चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स ऑफ
and applies profit only in what? Charitable objects of Charitable objects. science, Commerce, art, social science, welfare, education, religion, environment. environment. बराबर है. Section 8 company prohibits distribution of profits as dividend. क्या सेक्शन 8 कंपनी डिविडेंड दे सकती है? नहीं दे सकती. आई बात समझ? नहीं. Yes, sir. ये Yes, सब sir. इतना समझ में आया? Yes, sir. इसका रट्टा हो जाना चाहिए आप लोग इधर मंडे आने से पहले. क्लियर है गाइस? Yes, sir. पूरा रट्टा हो जाना चाहिए, याद रखना. अभी पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू इशू अ लाइसेंस. सेक्शन 8 कंपनी को लाइसेंस मिलना चाहिए. कहां से? सेंट्रल गवर्नमेंट से. बराबर है? बराबर है. द रजिस्ट्रार ऑन एप्लीकेशन shall on application register such a person of other persons as a company under this section. क्या होता है? सेक्शन 8 allows central government to register people with limited liability. सबसे पहले सेक्शन 8 कंपनी को क्या होता है? लिमिटेड लायबिलिटी होती है, लाइक अ कंपनी. आई बात समझ में? बराबर है. फिर सेक्शन 8 कंपनीज क्या होता है? आर इशूड लाइसेंस बाय whom? बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. बराबर है? यस और नो? एक बार Yes, लाइसेंस मिल गया, इट हैज द सेम प्रिविलेजेस एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ व्हाट? ऑफ अ लिमिटेड कंपनी. मतलब वही सारी चीजें, परपेचुअल, सक्सेशन, कॉमन, सील, फलाना, डिमका. याद आया? समझ में आ रहा है? Yes, sir. बट ये जो लाइसेंस है, ये लाइसेंस को क्या हो सकता है? रिवोकेशन. Revocation. मतलब कैंसल कर सकते हैं. क्यों? इफ ऑब्जेक्ट्स आर कंडक्टेड fraudulently Fraudulently. or conducted fraudulently or objects are violated. अगर ये होता है तो क्या होता है? लाइसेंस रिवोकेशन होता है. सेक्शन 8 को लिमिटेड लायबिलिटी होती है. इसको कोई जरूरत नहीं होती है प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड की. नो नीड टू ऐड प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड. मतलब ये क्या है? ये ना ही प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है ना ही लिमिटेड कंपनी है. पर एक बार रिवोकेशन हो गया, वर्ड्स प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड आर एडेड. इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि ऑन द रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस ऑफ सेक्शन 8 कंपनी, it will become a private company or a public company. Am I clear about this? Yes, sir. Yes, sir. Yes. It will become either a private company or it will become either a public company. Clear है? अब आगे order of central government. Whether license is revoked, it can be done in public interest, ताकि किसी को भी नुकसान ना हो. अब क्या होगा? Where the license is revoked, a section 8 company will be amalgamated with another company having similar objects. अब देखो क्या होगा. एक सेक्शन 8 कंपनी है, लेट अस से एबीसी, बट इसके नाम क्या आगे?
प्राइवेट लिमिटेड है, पब्लिक लिमिटेड करने की जरूरत नहीं है। अब क्या हो गया, इसका लाइसेंस रिवोक हो गया, तो अब ये क्या बन जाएगी, या तो एबीसी प्राइवेट लिमिटेड बन जाएगी या फिर एबीसी लिमिटेड बन जाएगी। क्लियर है? यस और सर। नो, अब Yes, ये sir. जो कंपनी है ना, इसको टेक ओवर किया जाएगा। अमालगमेट इनटू अनदर सेक्शन 8 कंपनी। बट ये सेक्शन 8 कंपनी और ये जो सेक्शन 8 कंपनी है, इसका क्या होगा, दे विल हैव सिमिलर ऑब्जेक्ट्स। मतलब तुम जो काम कर रहे हो वही कंटिन्यू करोगे, लेकिन अब तुम अपने आप नहीं करोगे, अब तुम किसी और के अंडर आ जाओगे। समझ में आ रहा है? यस और नो? यस सर। पक्का Yes, समझ, sir. पक्का समझा? Yes, sir. आगे चलते हैं। आगे आए, if a company makes any default in complying with the requirements, the company shall without will be punishable with fine which shall be not less than 10 lakh but which may extend to 1 crore. Directors and other officers who are in default shall be punishable with fine not less than 25,000 rupees which may extend to 25 lakhs. Okay. अभी पेनल्टी और पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन, मतलब अगर आपने ये रूल्स तोड़े तो क्या होगा, दो लोगों को पनिशमेंट मिलेगी, कंपनी और उसके डायरेक्टर्स। बराबर है? कंपनी को क्या होगा, कंपनी को फाइन होगा। बराबर है? फाइन नॉट लेस देन हाउ मच, 10 lakh एंड कैन एक्सटेंड अप टू 1 crore। 1 crore. डायरेक्टर्स क्या होगा, फाइन होगा नॉट लेस देन हाउ मच, 25,000. 25,000 and it can extend up to 25 lakh. 25 lakhs. If it is proved that the company's affairs were conducted fraudulently, every officer in default shall be liable under 447. If objects conducted fraudulently, मतलब फ्रॉड किया है, एवरी ऑफिसर इन डिफॉल्ट मतलब सारे एम्प्लॉइज, एक्शन लिया जाएगा उन पर। कहां से? अंडर सेक्शन 447। कहां से लिया जाएगा? अंडर सेक्शन 447। आई बात समझ में? यस और Yes, नो? sir. सेक्शन 8 कंपनी खत्म, सेक्शन 8 कंपनी खत्म। देखिए इजी है, मैं ना नहीं बोलता, लेकिन याद रखने के लिए बहुत कुछ है। ये अगर आप अभी रटने बैठेंगे पहले की चार्ट्स के साथ, तो मैं गारंटी देता हूँ कम से कम 2 घंटे से लेकर 2.5 घंटे जाएंगे पूरा रटने में। बराबर है ना? हाँ सर. डोरमेंट कंपनी। अब डोरमेंट कंपनी का मतलब क्या? इट इज फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट फॉर अ फ्यूचर प्रोजेक्ट और टू होल्ड अ फ्यूचर एसेट। अब भी उसका कुछ काम ही नहीं है, अभी उसका कुछ काम ही नहीं है। बराबर है? अभी ये कुछ करती नहीं है, ये कंपनी अभी कुछ करती ही नहीं है। इट इज फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। सो अ कंपनी, ये क्या होती है, फॉर्म्ड प्लस रजिस्टर्ड अंडर व्हाट, अंडर कंपनीज एक्ट। बराबर है? फॉर व्हाट, फॉर फ्यूचर प्रोजेक्ट, आगे जाके कुछ प्रोजेक्ट करेंगे। और व्हाट, और होल्डिंग एन एसेट, आगे जाके एक जमीन खरीदेंगे
अभी नहीं खरीदी, आगे जाके खरीदेंगे, या फिर कोई पेटेंट खरीदेंगे और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बराबर है। एंड हैज नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, मतलब कोई काम नहीं करती, कोई काम नहीं करती, बस एक फाइल में नाम है, नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, बराबर है। तो ये क्या बन जाएगी, ऐसी कंपनी अंडर सेक्शन Dormant. 55 क्या बन जाएगी, क्या बन जाएगी, डोरमेंट बन जाएगी। क्या बन जाएगी, डोरमेंट बन जाएगी। डोरमेंट कंपनी क्या होती है, इट इज फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट ऑफ 2013। क्या करने के लिए, कोई फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए, या फिर एक एसेट को होल्ड करने के लिए, या फिर एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को होल्ड करने के लिए, एंड इसका कोई सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन नहीं होता। तो ऐसी कंपनी क्या कहलाती है बॉस, डोरमेंट कंपनी कहलाती है। यस और नो, क्लियर है बॉस, Yes, sir. Yes, sir. पक्का, पक्का क्लियर है। Yes, Yes, sir. yes, sir. स्क्रीनशॉट, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन में क्या नहीं आता है, अदर देन, मतलब क्या नहीं आता है, पेमेंट ऑफ फीस टू रजिस्ट्रार, पेमेंट ऑफ फीस फॉर दिस एक्ट, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स एंड पेमेंट ऑफ ऑफिस एंड रिकॉर्ड्स। इसको छोड़ के कोई और ट्रांजैक्शन है ही नहीं इसके पास। इसको छोड़ के इसके पास क्या है, कोई और ट्रांजैक्शन है ही नहीं। समझ में आ रहा है, है ही नहीं। यस और नो, हाँ सर। समझ Yes, में आ रहा है। sir. निधि कंपनी यू कैन लीव आउट इन ऑप्शन। पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब क्या, LIC, IDFC, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, एनी सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइड, दैट्स इट। पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनने के लिए आपको क्या होना पड़ेगा, इट हैज टू बी एस्टेब्लिश्ड अंडर अ स्टेट एक्ट एंड 51% हैज टू बी हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। मतलब पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होता है, इट इज अ गवर्नमेंट कंपनी, बराबर है। यस और नो। अब आता है Yes, sir. मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन से क्या होता है, और क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल अपना खत्म हो गया है, Yes, sir. हाँ सर। हमने इसका ऑलरेडी काम कर दिया है, शेयर्स वगैरह वी हैव फिनिश्ड इट, करेक्ट। फिर क्या बचते हैं अपने मेन पॉइंट्स, मेमोरेंडम, आर्टिकल, इंडोर मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्टिव नोटिस, बराबर। ये Yes, देखो, sir. डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, ये सारे अपने को लाइव करने हैं। तो लाइव में हम लोग क्या करेंगे, लाइव में हम लोग ये सारे करने वाले कभी मंडे को। और ये जो रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी है ना, इसका एक लाइव चार्ट मैं आपको एक एक्सेल शीट में बना के मंडे को दे दूंगा। समझ में आ रहा है, 15 मिनट में काम करके हो जाएगा। लिख के रखो, मंडे को कंपनीज एक्ट खत्म हो रही है। ओके गाइस, Yes, sir. मंडे को ही हम लोग क्या चालू करेंगे, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट भी मंडे को ही चालू कर देंगे, अगर डाउट्स नहीं रहे, क्वेश्चंस नहीं रहे तो। और एक बार पूरा रिवीजन भी ले लूंगा मैं कंपनीज एक्ट का मंडे को, तो कंपनीज एक्ट पूरा का पूरा मंडे को रेडी हो जाएगा। अब एक बात समझ के चलिएगा, जब भी 60 मार्क्स का लॉ था तभी कंपनीज एक्ट 13 मार्क्स का आता था। अब 100 मार्क्स का लॉ हो गया है, तो ये कम से कम 15 to 18 मार्क्स का आएगा। समझ में आ रहा है, क्योंकि लॉ में बड़े तो दो ही चैप्टर है ना, दो या एक चैप्टर ही बड़ा है। क्या बड़ा है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स बड़ा है, और एक वो स्टेट्यूट्स का चैप्टर बड़ा है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, हाँ सर। बराबर है। तो जो एग्जिस्टिंग चैप्टर है उसका वेट बढ़ेगा, ये 20 मार्क तक आने के चांसेस है। एम आई क्लियर अबाउट दिस, Yes, sir. यस और नो। तो अपने को Yes, sir. कुछ भी हम Yes, लोग sir. छोड़ नहीं सकते। तो अपने को मंडे को क्या करना है, कंप्लीशन प्लस Revision. रिवीजन। लेकिन ये रिवीजन करने के लिए जो मेरा एग्जिस्टिंग लेक्चर था वो प्लस आज का चार्ट्स, ये करना पड़ेगा। यस और नो। Yes, एग्जिस्टिंग sir. लेक्चर के चार्ट्स आपके पास आपके नोटबुक में होंगे, और आज के चार्ट्स मैं अभी आपको बना के दे दूंगा।